नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐप की है और ये ऐप इस समय खास तौर पे चर्चा में है क्योंकि कुछ समय पहले ही दिल्ली में जो बड़ा एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट की चर्चा आप सभी ने सुनी होगी, देखी होगी न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर में या अलग-अलग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और इसी ब्लास्ट मुद्दे की जो खोजबीन है वो लगातार जारी है। और अभी देखें तो आज भी एक ब्लास्ट देखने को मिला अपने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। और इस कारण से क्या है कि अब पूरे देश की जो स्थिति है वो काफ़ी संवेदनशील हो चुकी है। और इस पूरे दिल्ली के ब्लास्ट में देखें तो अब एक नई न्यूज आ रही है क्योंकि जो भी खोजबीन चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि इस पूरे ब्लास्ट की जो एक रचना है, इसका जो लिंक है वो एक ऐप से जुड़ता है और ऐप का नाम है सेशन ऐप। तो ये भी कहा जा रहा है कि इसी सेशन ऐप से हुई थी दिल्ली ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग और ये चर्चा में है। और आज के एपिसोड में इसी की हम बात करेंगे कि आखिर ये सेशन ऐप है क्या, कहाँ पर ये अवेलेबल है, क्या ये गूगल प्ले स्टोर पे है, ये कहाँ पर चलता है, इसका इस्तेमाल क्या इतना जोखिम भरा है, या इस तरह की जो भी बातें हैं। और इस पूरे मसले में देखें तो जो टर्की का नाम आ रहा है उसका इसमें देखने को मिल रहा है, उसकी संलिप्तता देखने को मिल रही है। और इसी संदर्भ में देखें तो टर्की की जो प्रतिक्रिया है वो भारत के संदर्भ में आ चुकी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे अहम पहलू हैं जिन पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर न्यूज़ यही है कि जो सेशन ऐप है ये चर्चा में है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पूरा जो दिल्ली का जो लाल किला वाला चांदनी चौक क्षेत्र में जो ब्लास्ट हुआ, उसकी जो तार है वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो वो सेशन ऐप से जुड़े हुए हैं। और दावा की बात करें तो तुर्कियों से ये पूरा जो प्लानिंग है ये सेशन ऐप के माध्यम से हुई थी। पूरे दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी और इसी ऐप के तहत देखें तो आतंकियों ने इसका इस्तेमाल करते हुए इस पूरे बम ब्लास्ट की जो प्लानिंग है, जो पूरी एक तैयारी है वो की थी। लेकिन इस तरह के जो आरोप आ रहे हैं इसमें देखेंगे तो जो टर्की है, जो तुर्की है, उसने इस तरह के सभी आरोपों को एक तरह से गलत बताया है, निराधार बताया है, झूठा बताया है। तो इसी कारण से देखें तो ये न्यूज़ चर्चा में है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो पूरा घटना हुआ, घटने की बात करें कि दिल्ली का जो ब्लास्ट है, इसमें ये जो बड़ा सुराग है ये इस ऐप के माध्यम से मिल रहा है। गिरफ्तार जो भी आरोपी हैं, उन आरोपियों का तुर्की की जो राजधानी अंकारा है, अंकारा में बैठे एक विदेशी हैंडलर से सीधा संपर्क भी पाया गया। और इसी कारण से देखें तो ये जो ऐप है, ये जो पूरी गतिविधि है, ये टर्की से जुड़ती हुई दिख रही है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें, जैसे दिल्ली का जो ब्लास्ट है, इसकी जांच में ये पूरी तरह से खुलासा हुआ कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं, जो गिरफ्तार किए गए, उन गिरफ्तार जो व्यक्ति हैं उनका जो संबंध है वो कहाँ से था, तो वो टर्की के अंकारा शहर से था। वहाँ पर स्थित जो विदेशी हैंडलर है, उकासा के नाम से उसे कहीं ना कहीं संबोधित किया गया है, उनसे सीधे ये सारे जो आरोपी हैं ये संपर्क में थे। प्लानिंग और संचार के लिए इन्होंने किसका उपयोग किया है, तो एक खास ऐप का इस्तेमाल किया। ये बड़ा ही विशिष्ट ऐप है और इसके कई सारे जो फीचर है वो काफी खतरनाक माने गए हैं। इसका जो उपयोग किया जा रहा था ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म है उस रूप में जाना जाता है। इससे ट्रैकिंग करना बड़ा ही कठिन काम है और इसी कारण से इस ऐप का इस्तेमाल यहाँ पर जो भी ब्लास्ट में शामिल जो लोग हैं उन्होंने किया था। ये जो मामला है अब ये खुलकर आ चुका है और ये मामला पूरी तरह से ये चीज यहाँ पर दर्शाता है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टेरर मॉड्यूल्स है अब हाईली क्या हो चुके हैं, एजुकेटेड, रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं। प्रोफेशनल लोगों के द्वारा ये पूरी तरह से संचालित किए जा रहे हैं जो इस तरह के टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिसमें आप देख सकते हैं कि कई सारे जो डॉक्टर हैं वो संदिग्ध है। यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क है वो इस ब्लास्ट में देखा गया है। और इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में देखेंगे जो तुर्की है उसने पूरी तरह से इस तरह के जो आरोप हैं इनको आधिकारिक तौर पे कहा है कि ये सारे निराधार हैं, ये सिर्फ एक दुष्प्रचार का तरीका है। इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी अगर बात करें तो जो भी पुलिस सूत्र हैं उनके मुताबिक देखेंगे तो इसमें जो हैंडलर है वो सेशन ऐप के जरिए पूरी जो प्लानिंग है, जो फंडिंग है, जो कट्टरपंथी जो गतिविधियां हैं उनको क्या कर रहा था, वो रेगुलेट कर रहा था। और उसकी जो पहचान हुई है एक खास उकासा से हुई है। उकासा कहने का मतलब क्या है कि ये जो उकासा वर्ड है ये किस भाषा का वर्ड है, तो ये कहा जाता है कि ये अरबी भाषा का वर्ड है। और इस उकासा का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो मकड़ी होता है। आप समझ सकते हैं कितने प्राइवेट तरीके से ये पूरा संचालन हो रहा था और माना जा रहा है
कि ये उसकी असली पहचान नहीं है, जो भी यहाँ पर हैंडलर है उसकी अपनी जो पहचान है वो उकासा नहीं है, बल्कि ये फेक एक तरह से पहचान बनाई गई है। हालांकि इस पूरे मसले में देखें तो ये जो पूरा ऐप है ये खास तौर पे चर्चा में है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सेशन ऐप है, पूरी तरह से इसे सुरक्षित एक मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म है उस रूप में जाना जाता है। एंड टू एंड इंक्रिप्शन इसमें देखने को मिलता है। मैसेज सिर्फ भेजने और पाने वाले तक क्या होता है, ये सीमित होता है, यही इसकी खास बात है। इसके अलावा देखें, लॉकी जो फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया है उसके द्वारा ये ऐप निर्मित है। एक तरह से डिसअपेयरिंग ऑटो डिलीट जो मैसेज है उस फीचर से ये पूरी तरह से इनबिल्ट है। कोई डेटा ट्रैकिंग नहीं किया जा सकता है, बिना नंबर ईमेल साइन अप इसमें हो जाता है। ओनियन रूटिंग की बात करें, लोकेशन पूरी तरह से क्या है इसमें गुप्त रहता है, तो पकड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। सेंट्रल सर्वर इसमें नहीं है, डेटा लीक होने का खतरा नहीं है। नो मेटा डेटा जो लॉग्स है यानी चैट हिस्ट्री सेव नहीं होती है। इसी कारण से ये जो ऐप है ये खास तौर पे जो सेशन ऐप है ये खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि एक तो ये पूरी तरह से क्या है प्राइवेट एक तरह से मैसेंजर प्लेटफॉर्म है। ये जो गूगल प्ले स्टोर है वहां पर भी उपलब्ध है। प्ले स्टोर में इस ऐप के बारे में बताया गया कि ये एक प्राइवेट क्या है, एक प्राइवेट मैसेंजर प्लेटफॉर्म है जिसे यूनिक नेटवर्क के लिए बनाया गया है, उसी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐप जो डेवलपर है उनका ये कहना है कि ये जो ऐप है कोई सेंट्रल सर्वर इसमें नहीं होता है। ऐसे में ये ना तो यूजर्स का जो डेटा है वो सेव करता है, जिससे जो डेटा है वो लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इस ऐप में देखें तो जो यूजर्स है वो वॉइस मैसेज या फिर जो भी ग्रुप चैट है या फाइल जो शेयरिंग है या वॉइस कह सकते हैं जो कॉल है, ऐसे फीचर इसमें मिलते हैं जो कहीं ना कहीं इसे काफ़ी विशेष बना देते हैं। सेशन ऐप का जो फोकस है वो एडिशन के जो फीचर हैं उनके बजाय क्या है, ये पूरी तरह से प्राइवेसी पर डिपेंड ये फीचर है। यानी जो भी कंज्यूमर है उनको जो फीचर दिए जाते हैं एडिशनल फीचर के बजाय जो उसकी प्राइवेसी है उसको ध्यान में रखते हुए देते हैं इसमें, और इसी कारण से देखें तो ये अहम हो जाता है। इसके अलावा देखेंगे इसके कुछ खास फीचर हैं जो इसे क्या बना देते हैं, काफ़ी खतरनाक बना देते हैं, बाकी जो ऐप है उनसे अलग बना देते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि ये जो ऐप है यहाँ पर आप देखेंगे कि यूजर्स की जो चैट है जो डेटा है उसे प्राइवेट और अनट्रेसेबल बनाता है। कहने का मतलब कि यहाँ ये पूरी तरह से क्या है कि ये जो इसके डेटा होंगे इनको ट्रेस नहीं किया जा सकता है, डेटा को एक तरह से डिकोड नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात करें तो बिना पर्सनल इंफॉर्मेशन के ये अकाउंट बन जाता है। सबसे खास बात तो यही हो गया कि सेशन ऐप में यूजर्स को अकाउंट बनाने के लिए जो भी ऐप के फीचर हैं वो यूज करने में फ़ोन नंबर या जो भी पर्सनल आईडी या फिर पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इस कारण से जो भी ऑपरेटर है जो कंज्यूमर है उसकी कोई जानकारी यहाँ से प्राप्त नहीं की जा सकती है। कंपनी की जो वेबसाइट है उसमें कहा गया कि कोई भी यूजर रैंडमली क्या कर सकता है, अपनी जो आईडी है वो यहाँ पर जनरेट कर सकता है, चैट शुरू कर सकता है। ये सबसे खतरनाक है, ये सारी इसकी बातें हैं। अब थोड़ा सा बात कर लें कि जो तुर्की है उसने आतंकियों के कनेक्शन की जो खबर है उसको पूरी तरह से झूठा करार दिया है। दिल्ली धमाके के जो भी आतंकी हैं जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनका जो संबंध था वो अंकारा में बैठे हुए जो हैंडलर है उकासा है उससे एक तरह से लिंक पाया गया है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है उसने इस पूरी रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठा बता दिया है और ये कहा है कि इस रिपोर्ट को प्रचारित करने के पीछे क्या है, दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं उनको नुकसान पहुंचाना है। बयान में ये भी कहा गया है कि ये पूरा जो भारत या किसी अन्य देश की तुर्की के द्वारा जो कट्टरपंथ है वो फैलाने की जो बात है ये पूरी तरह से क्या है, निराधार है, तथ्यहीन है। ये बात यहाँ पर देखने को मिली है और इसी कारण से देखें तो ये चर्चा में है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दो तीन चीज़ें जो देखने को मिली है ये संदिग्ध है। जैसे पुलिस अधिकारियों ने पूरा ये डिटेल में बताया कि आतंकी जो मॉड्यूल है उस मामले में गिरफ्तार जो लोग व्यक्ति हैं उनके पास पाए गए जो फ़ोन हैं जो मोबाइल हैं या उनके डेटा से ये पता चलता है कि उन्होंने जनवरी माह में क्या किया था कि लाल किले के क्षेत्र में कई बार दौरा किया था, यहाँ आकर उन्होंने गश्त की थी और इस कारण से देखें तो उन्हें उनकी जो भी गतिविधियां हैं वो संदिग्ध पाई गई हैं। जांच में ये भी पाया गया कि इस पूरे मामले में जो संदिग्ध हैं
उनके द्वारा क्या किया गया है कि इस पूरे लाल किले के क्षेत्र के संदर्भ में दौरा किया गया और जो निजी जानकारियां हैं उनको भी प्राप्त किया गया। इसके अलावा जो पूरा घटनाक्रम है उसको तो आप देख सकते हैं कि जो भी संदिग्ध इसमें जो लोग हैं उनको ट्रेस किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पर 3 जो बड़े खुलासे किए गए, जिसमें ये कहा गया कि जनवरी में लाल किले में रेकी की गई थी, कुछ खास जो संदिग्ध गिरफ्तार लोग हैं, ये बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में 6 दिसंबर को हमले का एक तरह से पूरा प्लान बनाया गया था, लेकिन जो भी सुरक्षा कारण है या कुछ दिक्कतों के कारण ये जो प्लान है ये फेल हो गया था। तो इस तरह की जो बात है ये बताई गई है। तीसरी जो बात है कि खाद की बोरी इसमें बता करके जो भी विस्फोट है वो जुटाया जा रहा था, यहाँ पर जो भी इसमें संलिप्त जो कह सकते हैं कि जो लोग थे। तो ये जो कारण है ये इस समय खास तौर पे चर्चा में है। अब यहाँ पर सबसे जो गंभीर बात देखने को मिल रही है वो भारत और तुर्की के संदर्भ में देखने को मिल रही है कि इस तरह की जो भी गतिविधियां अगर वास्तव में इनके संबंध तुर्की से है और वहाँ की प्रशासन की जानकारी में है, तो ये जो एक साक्ष्य है ये क्या कर सकता है कि भारत और तुर्की के जो संबंध है उनमें काफ़ी खटास ला सकता है। क्योंकि कुछ समय पहले भी देखें तो तुर्की के जो संबंध है वो भारत के साथ बहुत बेहतर नहीं है, और अब ये जो परिस्थितियां, इस तरह की जो भी गतिविधियां ये इसे और खराब कर सकती हैं। ये जो घटना है ये बायलैटरल जो रिलेशन है उसमें देखें तो कुछ जटिलताएं ला सकता है, जैसे परसेप्शन जो प्रॉब्लम है, एक जो सोच होती है, एक जो परसेप्शन बनाने की बात है। क्योंकि भारत को लगता है कि तुर्की जो है ये कुछ समूहों के साथ देखें तो एक सॉफ्ट जो एक रवैया है वो अपनाता है, लेकिन तुर्की जो है उसका ये कहना है कि भारत उसे गलत तरीके से समझ रहा है। तुर्की ने ये कहा कि हम हर तरह से आतंकवाद के खिलाफ हैं और भारत में अगर इस तरह की कोई भी आतंकवादी गतिविधि हुई है तो हम उसके खिलाफ हैं, हम ऐसी किसी भी गतिविधि को अपने यहाँ संचालित होने नहीं देते हैं। भारत में देखें तो एक तरह से रेडिकलाइजेशन फैलाने का जो आरोप है वो टर्की ने कहा है कि ये पूरी तरह से तथ्यों से परे है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारत और तुर्की का जो बायलैटरल जो टाइज है वो अब प्रभावित होने की स्थिति में आ चुका है। दूसरी जो बात कही जा रही है कि यहाँ पर भारत और जो टर्की है इनके बीच में जो जियो स्ट्रेटजिक है, जो जियो पॉलिटिकल एक तरह से कंटेक्स्ट है वो अब प्रभावित होने वाला है। क्योंकि जो टर्की है वो पिछले लंबे समय से भारत के खिलाफ जो गतिविधियां हैं उनमें शामिल रहा है। भारत के खिलाफ जो बयानबाजी है, जैसे कश्मीर मुद्दे पर देखें तो जो टर्की है वो हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता है बड़े मंचों पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे। जो OIC है उसमें भी जो उसका रुख होता है वो भारत के खिलाफ होता है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी हमेशा जो टर्की है वो आलोचना करता है। तो इस पूरे पृष्ठभूमि में देखेंगे तो तुर्की जो है वो आतंकवाद संबंधित किसी एंगल से देखें तो उस तरह से भारत के संदर्भ में गंभीरता से नहीं लेता है, और ये जो स्थिति है यही दोनों देशों के संबंधों को आने वाले समय में खराब कर सकती है। काउंटर टेरर जो कोऑपरेशन है इसकी अगर बात करें तो तुर्की ने इस पूरे मामले को एक फेक प्रोपेगेंडा कहा है, और जो कोऑपरेशन है वो मुश्किल हो सकता है आने वाले समय में। तुर्की ने कहा है कि हम हर तरह से आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन लगता नहीं है कि जो तुर्की है वो आतंकवाद के खिलाफ है, बल्कि वो उनके समर्थन में है। और भारत में जो रेडिकलाइजेशन फैलाने का आरोप है जिसको वो एक तरह से निराधार बता रहा है, कहीं न कहीं इन सभी अभी तक उसके पिछले इतिहास को देखें, भारत के खिलाफ जो बयानबाजी है, भारत के खिलाफ जो एक तरह से समर्थन न देने की बात है या भारत विरोधी देशों का समर्थन देने का जो इतिहास है वो यही दर्शाता है कि कहीं न कहीं टर्की का जो संबंध है इस तरह के आतंकी गतिविधियों से बिल्कुल है, और ये भारत और टर्की के जो संबंध हैं उनको आने वाले समय में बड़े स्तर पे प्रभावित करेगा। अगर भारत के प्रतिक्रिया की बात करें तो देखिए, बायलैटरल जो काउंटर टेरर है ये अब कहीं न कहीं देखें तो ऐसे देशों के साथ उसे मजबूत करना होगा, ताकि जहां भी दुनिया के अन्य देशों से भारत में इस तरह की गतिविधियां जो संचालित हो रही उन्हें कंट्रोल करने के लिए इन देशों के साथ एक अपना जो MOU है वो भारत को साइन करना होगा। इसके अलावा इनक्रिप्टेड जो एप्स है उनके लिए लीगल जो इंटरसेप्ट जो फ्रेमवर्क है वो भी भारत को अपने यहाँ बनाना होगा, और जो डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम की बात कही जा रही है विशेष करके इस तरह के जो कह सकते हैं कि स्थितियों में देखने को मिल रहा है उसके लिए भी भारत को सचेत होना होगा। जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो इंटेलिजेंस सेल की बात कही जा रही है, क्योंकि इसके जो तार हैं ये यूनिवर्सिटियों से जुड़े हुए बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे जो इस तरह के प्रोफेसर हैं उनसे जुड़ा हुआ माना गया। तो ये कहा गया कि अब यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जो इंटेलिजेंस सेल है वो भारत सरकार को या रक्षा मंत्रालय को बनाया जाना चाहिए। इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है इसमें बात कहा जा रहा है कि FATF के तहत, इंटरपोल के तहत, UN या अंकटाड के
के तहत क्या है कि भारत को अपने जो संबंध है, जो शेयर है डेटा करने की, उसे और बेहतर और एक तरह से त्वरित बनाना होगा। फॉरेन जो ट्रेवल जो सर्विस लॉन्च है वो भी भारत को क्या करना होगा, और बेहतर करना होगा। और जो भी सस्पिशियस गतिविधियां हैं, जो पैटर्न है, उनके जो डेटा है, उनको हमेशा खंगालना होगा। तो इस तरह से देखें तो जो सेशन ऐप है वो खास तौर पे चर्चा में। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में इस पर और खुलकर जानकारी क्या आती है। जैसी जानकारी आएगी उस पर भी हम फिर से अपडेट लेंगे। इसी टॉपिक पर एक प्रश्न देखते हैं। सेशन ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये डिसेंट्रलाइज जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है उस रूप में है। इसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई मोबाइल नंबर फीड करना अनिवार्य नहीं है। टेरर जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन में इसे एक ट्रेस करना कठिन माना जाता है। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसी के आधार पर आपको देखना है कि कौन से कथन सही है, पहला, तीसरा, केवल एक और दो, या सभी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि लाल किला जो विस्फोट हुआ था उसमें जो सेशन ऐप है उसकी जो संलिप्तता पाई गई है और इसके जो तार है वो टर्की के साथ कैसे जुड़ रहे हैं, और इस पूरे मसले का जो संदर्भ है वो भारत और टर्की के संदर्भ में क्या हो सकता है, भारत के सामने कौन सी चुनौती आ सकती हैं, या फिर भारत के स्तर पे इस तरह की जो भी समस्याएं उनके समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं पर हमने संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर भी जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।